नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक नए सीरीज़ की हम शुरुआत करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में वो समय जब मुस्लिमों का भारत में आगमन शुरू हो गया था, मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गया था, तो वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और लास्ट में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो लास्ट टाइम पीरियड माना जाता है, वो उसे माना जाता है जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना शुरू हो गया था। तो मोटे तौर पर देखा जाए 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होना शुरू हो गया था भारत में। जो सफल अरब आक्रमण जो हुआ था पहला 712 ईस्वी में हुआ था। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत यहीं से हम मान लेते हैं। इसी को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। और लास्ट में जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन उनका शुरू हो गया था, तो वो लास्ट टाइम पीरियड माना जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो सबसे पहला टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास यही होगा कि भारत में मुस्लिम आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ था। पूरे मैप की सहायता से सारी जानकारी, जितने भी युद्ध हुए थे, क्या घटनाएं घटी थी, सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में बढ़िया से देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर होने वाला अरब आक्रमण, ये भारत पर होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण था। वो पहला मुस्लिम व्यक्ति या पहला मुस्लिम शासक या पहला अरबी कौन था जिसने सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम शाह 712 ईस्वी में इसने अटैक किया था भारत पे। भारत का जो सिंध वाला क्षेत्र है, आज पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र है, उस समय वो अखंड भारत ही हुआ करता था। तो भारत के सिंध वाले क्षेत्र में पहला अरब आक्रमण हुआ था जो सफल हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। इसी के आसपास की जो सारी जानकारियां हैं, जैसे क्यों आक्रमण इसने किया था और क्या प्रभाव पड़े, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये समझा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ था। और दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था अगर मैं पूछूं, तो तुर्कियों के द्वारा हुआ था। वो पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? वो महमूद गजनवी का पिता थे। सुबुक्तगीन वो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो मुख्य तौर पर पहला जो तुर्की शासक जो है, जिसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, वो महमूद गजनवी है। 1000 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। लगभग सभी आक्रमणों में ये सफल रहा था। तो महमूद गजनवी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा तुर्की आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। 1175 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। मोहम्मद गोरी के बारे में दो जो युद्ध है इससे संबंधित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन एक ही साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा तराइन का युद्ध होता है। तराइन एक जगह का नाम है। तो उस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में आप पढ़ लेंगे। मोहम्मद गोरी के कई गुलाम थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? भारत पर अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ था। ये मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। मैप में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिए। ये वाला क्षेत्र है। सिंध के पास एक जगह है, सिंध प्रांत के पास एक जगह थी जिसे रावर या रेवार कहा जाता था। तो सिंध प्रांत के जो उस समय राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर उनका नाम था, उनका नाम दाहिर था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो इनका सामना हुआ राजा दाहिर से।
राजा दाहिर से इन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध कहाँ पे लड़ा? सिंध के पास जो क्षेत्र है जिसे रेवार कहा जा रहा है या रावर कहा जा रहा है, यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है रावर का युद्ध या रेवार का युद्ध। 712 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध प्रांत के राजा दाहिर के बीच में ये युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। उसके एक ही वर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्य तौर पर सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ा ये। तो आपको समझ में आ गया कि इसने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अब आपको ये जानना चाहिए कि कारण क्या था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उसका कारण क्या था, या अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका क्या कारण था। मुख्य तौर पर पहला कारण तो धन की लूटपाट करना। उस समय हमारा भारत, ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारा भारत विश्व की नज़र में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत था। उसे कहा जाता है कि हमारा जो भारत है ना, वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो इसलिए सबकी निगाहें हमारे भारत पर ही थी। तो लूटपाट करना अरबी आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। धन की लूटपाट करना पहला मुख्य उद्देश्य। दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म उस समय जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उसे भारत में भी फैलाना अरबों का उद्देश्य था, अरबी मुसलमानों का उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया। और तीसरा जो मुख्य कारण ये माना जाता है कि जो अरब व्यापारी थे, जब भी वो भारत के साथ व्यापार करते थे या श्रीलंका के साथ व्यापार करते थे, तो समुद्री रास्ते से जब आया करते थे, तो सिंध वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं मैप में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये है देवल, ठीक है, देवल बंदरगाह है ये सिंध के पास, देवल बंदरगाह। जब भी यहाँ से जहाज़, जो पानी वाली जहाज़ है, अरब व्यापारियों के गुजरा करते थे, तो यहाँ पे कुछ लुटेरी जनजातियाँ रहती थी, वो उन्हें लूट लिया करते थे। तो जो अरब व्यापारी थे उनका बहुत नुकसान होता था, इस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। इसलिए अरबी लोग ये चाहते थे कि सिंध वाले क्षेत्र पे जहाँ पे हमसे लूटपाट हो रही है, इस क्षेत्र को जीत लिया जाए, तो इन लुटेरों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमारा जो व्यापार होने में जो तकलीफ़ें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो यही मुख्य कारण था। 708 ईस्वी में एक तत्कालीन कारण बनकर उभरा, जिससे कि अरबों को आक्रमण करने के लिए मौका मिल गया। हुआ क्या था, कहानी में आपको बताता हूँ। 708 ईस्वी में इस देवल बंदरगाह पर एक जहाज़ आता है। वो जहाज़ आ रहा था श्रीलंका से, उसे लूट लिया जाता है। तो वही मुख्य कारण बनता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इसकी पूरी कहानी में आपको डिटेल में मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। श्रीलंका में कुछ अरबी व्यापारी रहा करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। एक व्यक्ति की वहाँ पर एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है, पानी वाली जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। वो अरब का रहने वाला था। उसके बाद जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने ये ध्यान दिया कि जिस व्यापारी की मृत्यु हुई है, उसकी जो है बच्चे भी हैं, उसके वाइफ भी है, वो भी श्रीलंका में फंस गए हैं। तो श्रीलंका के राजा ने 8 पानी वाली जहाज़ों की व्यवस्था की और उसकी फैमिली को वहाँ पर उसमें बैठाया और उनके लिए 8 पानी वाली जहाज़ों में जो उपहार हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, उस पर मतलब लाद कर इन्हें भेज दिया इनके देश। इनका उस समय देश था इराक के ये रहने वाले थे। जो ही ये पानी वाली जहाज़ से जा रहे थे, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है आज की डेट में, उस समय ये भारत ही हुआ करता था। तो देवल बंदरगाह के पास जब ये पहुंचते हैं, देवल बंदरगाह के पास लुटेरी जनजातियों ने इन्हें फिर से लूट लिया। कब लूटा? 708 ईस्वी में लूटा। तो ये जानकारी इराक के उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे, या कहा जाए राज्यपाल हुआ करते थे, उन्हें ये जानकारी मिलती है। उस समय इराक के जो राज्यपाल थे अल हज्जाज बिन यूसुफ, जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि हमारे देश के किसी निवासी को लूट लिया गया है
और ये लूटा है, जो है देवल बंदरगाह के पास लूटा है। और वो जो फैमिली ऐसी थी वो पहले से ही दुखी थी और उसे लूट कर और दुखी कर दिया गया। जब ये जानकारी अल हज्जाज बिन यूसुफ़ को पता लगती है तो अल हज्जाज बिन यूसुफ़ सिंध के जो राजा दाहिर थे उन्हें मैसेज करवाते हैं, उन्हें एक पत्र लिखवाते हैं कि आपके जो देवल बंदरगाह में जो लुटेरी जनजातियाँ हैं उन्होंने हमारे देश के जो है जहाज़ आ रहा था देश की तरफ, उसे लूट लिया है और उस फैमिली का बहुत नुकसान हुआ है। प्लीज़ उनके नुकसान की आप भरपाई कर दीजिए, जो भी लूटा गया वापस करवा दीजिए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। लेकिन राजा दाहिर ने कहा कि जो लुटेरी जनजातियां हैं वो मेरे कंट्रोल में तो हैं ही नहीं, उन्होंने जो लूटा है उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, वो तो मेरा खुद ही कंट्रोल में नहीं है, वो हमें खुद ही परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बात अल हज्जाज बिन यूसुफ़ को अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपने दामाद और उनका भतीजा, उसका नाम था बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि वो सिंध प्रांत पर आक्रमण करें। तो इसी कारण से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। तो उसने पहले सिंध वाले क्षेत्र को जीता, फिर मुल्तान को क्षेत्र को जीत लिया। तो आपको मालूम पड़ गया क्या कारण था अल हज्जाज बिन यूसुफ़ ने क्यों मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो आपको ये कहानी मालूम पड़ गई। उसके बाद अब ये हम जानते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण हो तो गया, लेकिन उसके क्या प्रभाव पड़े, अर्थात भारत पर अरबियों के क्या जो है प्रभाव पड़े। जैसे आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कोई बाहर का लोग आकर कुछ वर्षों तक रह के चले जाएं, तो वो अपनी जो है कल्चर की कुछ ना कुछ छाप तो छोड़ ही देते हैं, अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डाल ही देते हैं। तो वैसे ही हुआ, भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो अपनी कुछ पहचान, अपनी कुछ छाप भारत पर छोड़ दी, उनके बहुत प्रभाव पड़ा भारत में। वो क्या क्या प्रभाव पड़ा वही हमें देखना है। सबसे पहला प्रभाव तो ये हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। इससे पहले इस्लाम धर्म भारत में था नहीं, लेकिन अरबी मुसलमान आए और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार उन्होंने कर दिया। और दूसरा, पहली बार जजिया कर की शुरुआत हुई। सिंध प्रांत में पहली बार जजिया कर की शुरुआत हुई। जजिया कर जो है वो काफिरों से लिया जाता था, अर्थात नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जो मुस्लिम धर्म के नहीं हैं, किसी और धर्म से संबंधित है, उन्हीं से जजिया कर या टैक्स लिया जाता था। ये पहली बार शुरुआत अरबी आक्रमण के बाद ही हो गई थी। तो ये बहुत ही मुख्य प्रभाव है, ये लास्ट तक चलेगा, आपको मैं इतिहास में पढ़ाता रहूँगा तो मैं आप बताऊँगा। खजूर की खेती की शुरुआत हो गई। इससे पहले खजूर की खेती हम नहीं करते थे, लेकिन अरब आक्रमण भारत में हुआ तो हमने खजूर की खेती करना सीख लिया। उसके बाद ऊँट पालने की प्रथा भी हमने अरबियों से ही सीखी है। भारत में एक नए प्रकार की मुद्रा की शुरुआत हुई, जिस मुद्रा का नाम था दिरहम। दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत हो गई। और अरबियों ने हमसे भी कुछ सीखा था, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली अरबियों ने हम ही से सीखी, भारतीयों से ही सीखी है। और जो मानसून शब्द आप सुनते हैं ना, ये अरबियों के ही देन है, अरबियों के द्वारा ही मानसून शब्द दिया गया। और जो मैपिंग है, मानचित्र कला है, आर्ट ऑफ मैपिंग है, ये हमने अरबों से ही सीखी है। इसके अलावा अल फज़ारी एक अरबी थे, उन्होंने एक पुस्तक को अरबी भाषा में कन्वर्ट किया था। वो पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ये लिखी किसके द्वारा गई थी? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक को अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अल फज़ारी एक अरबी थे, उन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा कई और पुस्तकों को भी अरबी भाषा में कन्वर्ट किया गया था, जैसे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र। ये भी कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें अरबी भाषा में कन्वर्ट किया गया था। तो भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव यही पड़े। तो ये टॉपिक था भारत पर अरब आक्रमण। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसके बाद वाले वीडियो में आप देखेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण। और इसके अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो श्री एजुकेशन ऐप पर क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप जाकर ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री एजुकेशन ऐप का लिंक दिया हुआ, आप जाकर इस क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कई कोर्स चल रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।